आज की कहानी अंधविश्वास। अपने काम निपटाने के बाद माँ अपने कमरे में जा लेटी थी। उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। शिखा से फोन पर बात कर वे बेहद अशांत हो उठी थी। उनके शांत जीवन में सहसा उथल पुथल मच गई थी। दोनों बेटियों रश्मि और शिखा के विवाह के बाद वे स्वयं को बड़ी हल्की और निश्चिंत अनुभव कर रही थी। बेटे बेटियां अपने अपने घरों में सुखी जीवन बिता रहे हैं, यह सोचकर वे पति पत्नी कितने सुखी और संतुष्ट थे। शिखा की कही बातें रह रहकर उनके अंतर मन में गूंज रही थी। वे देर तक सुनी सुनी आंखों से छत की तरफ ताकती रही। घर में कौन था जिससे कुछ कह सुनकर वे अपना मन हल्का करती। ले देकर घर में पति थे, वे तो शायद इस झटके को सहन न कर सके। दोनों बेटियों की विदाई पर उन्होंने अपने पति को मुश्किल से संभाला था। बार बार यही बोल उनके दिल को तसल्ली दे रही थी कि बेटी तो पराया धन है, कौन इसे रख पाया है। समय बहुत बड़ा मलहम है, बड़े से बड़ा घाव समय के साथ भर जाता है। वे भी संभल गए थे। बड़ी बेटी रश्मि के लिए उनके दिल में बड़ा मोह था। रश्मि के जाने के बाद वे बेहद टूट गए थे। रश्मि को इस बात का एहसास था, सो हर 3-4 महीने बाद वह अपने पति के साथ पिता से मिलने आ जाती थी। शादी के कई वर्षों बाद भी रश्मि मां नहीं बन सकी थी। बड़े बड़े नामी डॉक्टरों से इलाज कराया गया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। हर बार नए डॉक्टर के पास जाने पर रश्मि के दिल में आशा की लौ जागती, पर निराशा रूपी आंधी उसकी लौ को निर्ममता से बुझा जाती। किसी ने आईवीएफ तकनीक से संतान प्राप्ति का सुझाव दिया, लेकिन आईवीएफ तकनीक में रश्मि को विश्वास न था। अकेलापन जब असहाय हो उठा तो रश्मि ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। सुनो, मैं एमए ज्वाइन कर लूं? बैठे बैठे यह तुम्हें क्या सूझा? खाली जो बैठी रहती हूँ, इससे समय भी कट जाएगा और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, पर बाबूजी शायद ही राजी हों। ठीक है, बाबूजी से मैं खुद बात कर लूंगी। उस रात बाबूजी को खाना परोसते हुए रश्मि ने अपनी इच्छा जाहिर की, तो एक पल को बाबूजी चुप हो गए। रश्मि समझी शायद बाबूजी को मेरी बात बुरी लगी है। अनुभवी बाबूजी समझ गए कि रश्मि ने अकेलेपन से उबकर ही यह इच्छा प्रकट की है। उन्होंने रश्मि को संघर्ष अनुमति दे दी। कॉलेज जाने के बाद नए मित्रों और पढ़ाई के बीच 2 साल कैसे कट गए, यह रश्मि भी न जान सकी। रश्मि ने अंग्रेजी एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली। उसके ससुर ने उसे एक हीरे की सुंदर अंगूठी उपहार में दी। शिखा की शादी तय हो गई थी। रश्मि के लिए शिखा छोटी बहन ही नहीं, मित्र और हमराज भी थी। शिखा ने व्हाट्सएप पर लिखा कि सच में बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे जीजाजी का तुम्हारे शहर में अपने व्यापार के संबंध में खूब आना जाना रहेगा। मुझे तो बड़ी खुशी है कि इसी बहाने तुम्हारे पास हमारा आना जाना लगा रहेगा। व्हाट्सएप में मैसेज देखकर और उसमें लिखा पढ़ रश्मि खिल उठी थी। कल्पना में भी उसने अनदेखे जीजाजी के व्यक्तित्व के कितने ही खाके खींच डाले थे, पर जीवन में कहीं यह एहसास भी न था कि शिखा के चले जाने के बाद माँ और बाबूजी कितने अकेले हो जाएंगे। शिखा की शादी में रमेश से मिलकर रश्मि बहुत खुश हुई। कितना हंसमुख, सरल और नेक लड़का है। शिखा जरूर इसके साथ खुश रहेगी। रमेश भी रश्मि से मिलकर प्रभावित हुआ था। उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था। शिखा की शादी के बाद 1 माह रश्मि माँ बाप के पास ही रही थी, ताकि शिखा की जुदाई का दुख उसकी उपस्थिति से कुछ कम हो जाए। शिखा अपने पति के साथ रश्मि के घर आती जाती रही। हर बार रश्मि ने उनकी जी खोलकर आवभगत की। उनके साथ बीते दिन योग गुजर जाते थे, पता ही नहीं लगता कि कब वे आए और कब चले गए। उनके जाने के बाद रश्मि के लिए वे सुखद स्मृतियां ही समय काटने को काफी रहती। शिखा शादी के बाद जल्द ही एक एक कर 2 बेटियों की मां बन गई। रश्मि ने शिखा के हर बच्चे के स्वागत की तैयारी बड़ी धूमधाम और लगन से की। अपने दिल के अरमान वह शिखा की बेटियों पर पूरे कर रही थी।
मनोज भी रश्मि को खुश देखकर खुश था। उसकी जिंदगी में आई कमी को किसी हद तक पूरी होते देख उसे सांत्वना मिली थी। शिखा के तीसरे बच्चे की खबर सुनकर रश्मि अपने को रोक न सकी। शिखा की चिंता उसके शब्दों से साफ प्रकट हो रही थी। उसने तय कर लिया कि वह शिखा के इस बच्चे को गोद ले लेगी। इससे उसके अपने जीवन का अकेलापन, खालीपन तथा घर का सन्नाटा दूर हो जाएगा। बच्चे की जरूरत उस घर से ज्यादा इस घर में है। रश्मि ने जब मनोज के सामने अपनी इच्छा जाहिर की तो मनोज ने सहर्ष अपनी अनुमति दे दी। शिखा, घबरा मत, तेरे ऊपर यह बच्चा भार बनकर नहीं आ रहा है। इस बच्चे को तुम मुझे दे देना। मुझे अपने जीवन का अकेलापन असहाय उठा है। तुम अगर यह उपकार कर सको तो आजन्म तुम्हारी आभारी रहूंगी। रश्मि ने शिखा से फोन पर बात की। शाम को जब रमेश घर आया तब शिखा ने मोबाइल पर हुई सारी बात उसे बताई। रश्मि मुझे ही क्यों गोद नहीं ले लेती? उसे कमाओ बेटा मिल जाएगा और मुझे हसीन मम्मी। रमेश ने मजाक किया। क्या हर वक्त बच्चों जैसी बातें करते हो? कभी तो बात को गंभीरता से लिया करो। रमेश ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा। लो, हो गया गंभीर, अब शुरू करो अपनी बात। नाराज होते हुए शिखा कमरे से जाने लगी तो रमेश ने उसका आंचल खींच लिया। बात पूरी किए बिना कैसे जा रही हो? रश्मि के दर्द और अकेलेपन को नारी हृदय ही समझ सकता है। हमारा बच्चा उसके पास रहकर भी हमसे दूर नहीं रहेगा। हम तो वहां आते जाते रहेंगे ही। हाँ, कह देती हूँ, बच्चे पर माँ का अधिकार पिता से अधिक होता है। तुम जैसा चाहो करो, मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। शिखा ने रश्मि को अपनी रजामंदी दे दी। सुनकर रश्मि ने तैयारियां शुरू कर दी। इस बार वह मौसी की नहीं, माँ की भूमिका अदा कर रही थी। उसकी खुशियों में मनोज पूरे दिल से साथ दे रहा था। ऐसे में एक दिन उसे पता चला कि वह स्वयं माँ बनने वाली है। रश्मि डॉक्टर की बात का विश्वास ही न कर सकी। उसने अपने हाथों पर चिकोटी काटी। मनोज ने खबर सुनते ही रश्मि को चूम लिया। उसी रात रश्मि ने शिखा को फोन किया। शिखा, तेरा यह बच्चा मेरे लिए दुनिया जहान की खुशियां ला रहा है। सुनेगी तो विश्वास नहीं आएगा। मैं माँ बनने वाली हूँ। कहीं तेरे बच्चे को गोद लेने के बाद माँ बनती तो शायद तेरे बच्चे के साथ पूरा न्याय न कर पाती। रश्मि की आवाज में खुशी झलक रही थी। आज मैं इतनी खुश हूँ कि स्वयं माँ बनने पर भी इतना खुश न हुई थी। 14 साल बाद पहली बार तुम्हारे घर में खुशी नाचेगी। शिखा बहन की इस खुशी से दोगुनी खुशी होकर बोली। माँ और बाबूजी भी यह खुशखबरी सुनकर आ गए थे। रश्मि के ससुर खुशी का ठिकाना ही न था। रश्मि ने अपनी बेटी का नाम प्रीति रखा था। प्रीति घर भर की लाडली थी। शिखा और रमेश का आना जाना लगा ही रहता था। शिखा का तीसरा बच्चा बेटा था। रश्मि ने यही सोचकर कि घर में बेटा होना भी जरूरी है, शिखा से उसका बेटा नहीं मांगा। रश्मि की खुशियां शायद जमाने को भाई नहीं। शिखा और रमेश रश्मि के पास आए हुए थे। उनकी दूर की मौसी प्रीति को देखने के लिए आई थी। रश्मि को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, रश्मि, तेरा रूप बिटिया न ले सकी। यह तो अपने मौसा मौसी की बेटी लगती है। यह तो अपने अपने समझने की बात है मौसी। मैं प्रीति को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करती हूँ। मौसी का कथन और रमेश का समर्थन शिखा के दिल में तीर बनकर चुभ गए। जिन आंखों से प्रीति के लिए प्यार उमड़ता था, वही आंखें अब उसका कठोर परीक्षण कर रही थी। प्रीति का हर अंग उसे रमेश के अंग से मेल खाता दिखाई देने लगा। प्रीति की नाक, उसकी उंगलियां रमेश से कितनी मिलती है। तो क्या प्रीति रमेश की बेटी है? शिखा के दिल में संदेह का बीज पनपने लगा। मौसी का विश्वान अपना काम कर चुका था। रश्मि बच्चे की चाह में इतना गिर सकती है और रमेश ने मेरे विश्वास का यही परिणाम दिया। शिखा सोचती रही, कूदती रही। घर लौटते ही शिखा उबल पड़ी। सुनते ही रमेश सन्नाटे में आ गया। यह रश्मि की सगी बहन बोल रही है या कोई शत्रु? तुम पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रही हो। तुम में विश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं। इतना ही भरोसा है मुझ पर। अविश्वास की बात ही क्या रह जाती है। प्रीति का हर अंग गवाह है कि तुम ही उसके बाप हो। औरत सौत को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, चाहे वह उसकी सगी बहन ही क्यों न हो।
किसी के रूप रंग का किसी से मिलना क्या किसी को दोषी मानने के लिए काफी है? गर्भावस्था में माँ की आंखों के सामने जिसकी तस्वीर होती है, बच्चा उसी के अनुरूप ढल जाता है। अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो, तुम्हारी कोई सफाई मेरे लिए पर्याप्त नहीं। डॉक्टर राजेश को तो जानती हो ना, उसकी बेटी के बाल सुनहरे हैं, पर पति पत्नी में से किसी के बाल सुनहरे नहीं हैं। राजेश ने तो आज तक कोई तोहमत अपनी पत्नी पर नहीं लगाई। मैं औरत हूँ, मेरे अंदर औरत का दिल है, पत्थर नहीं। बेचैनी में शिखा अपनी परेशानी माँ को बता चुकी थी। उसकी रातें जागते कटती, भूख खत्म हो गई थी। फोन करने के बाद माँ कितनी बेचैन हो उठेगी, यह उसने सोचा ही न था। माँ अंदर ही अंदर परेशान हो उठी। दोपहर को जब पति सोने चले गए तो उन्होंने शिखा को फोन किया। तुम्हारी बात ने मुझे बहुत अशांत कर दिया है। रश्मि तुम्हारी बहन है, रमेश तुम्हारा पति, तुम उनके संबंध में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? रश्मि अगर 14 साल बाद माँ बनी है तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम उस पर लांछन लगा दो। तुम्हारा अविश्वास तुम्हारे घर के साथ साथ रश्मि का घर भी ले डूबेगा। जिंदगी में सुख और खुशी हासिल करने के लिए विश्वास अत्यंत आवश्यक है। बसे बसाए घरों में आग मत लगाओ। रश्मि को इतने वर्षों बाद खुश देखकर कहीं तुम्हारी ईर्ष्या तो नहीं जाग उठी? माँ से बात करने के बाद शिखा के अशांत मन में हलचल सी उठी। सच्चाई सामने होते आंखें कैसे मूंदी जा सकती है? बात बात पर झल्ला जाना, पति पर व्यंग कसना शिखा का स्वभाव बन चुका था। बचपना छोड़ दो, रश्मि सुनेगी तो कितनी दुखी होगी। क्यों? तुम तो हो उसके आंसू पोंछने के लिए। चुप रहो, तमीज से बात करो। तुम तो हद से ज्यादा ही बढ़ती जा रही हो। जो सच है उसे तुम 100 बार दोहरा कर भी सच नहीं बना सकती। शिखा को हर घटना इसी एक बात से संबंध दिखाई पड़ रही थी। चाह कर भी वह अपने मन से किसी भी तरह इस बात को निकाल न सकी। इधर रमेश को रह रहकर मौसी जी पर गुस्सा आ रहा था, जो उनके शांत जीवन में पत्थर फेंककर हलचल मचा गई थी। पढ़ लिखकर इंसान का मस्तिष्क विकसित होता है, सोचने समझने और परखने की शक्ति आती है, पर शिखा तो पढ़ लिख कर भी अनपढ़ रह गई। एक दूसरे के लिए अजनबी बन पति पत्नी अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। आखिर हुआ वही जो होना था। बात रश्मि तक भी पहुंच गई। सुनकर उसे गुस्सा कम और दुख अधिक हुआ। मनोज को भी इस बात का पता लगा, पर व्यक्ति व्यक्ति में भी कितना अंतर होता है। रश्मि के प्रति विश्वास की जो जड़ें सालों से जमी थी, वे इस कुठारा घाट से उखड़ न सकी। रश्मि ने मन मारकर शिखा को फोन कर कहा, इसे तुम चाहो तो मेरी तरफ से अपनी सफाई में एक प्रयत्न भी समझ सकती हो। हमारा सालों का रिश्ता है, खून का रिश्ता यूं इतनी जल्दी तोड़ दोगी? शांत मन से सोचो, मैं तो तुम्हारा बच्चा गोद लेने वाली थी, फिर मुझे ऐसा करने की आवश्यकता क्यों होती? रमेश को मैंने हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार किया है। इस निश्चल प्यार को कलुषित मत बनाओ। वैवाहिक जीवन की नींव विश्वास रूपी भूमि पर खड़ी है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी में शंका रूपी कुल्हाड़ी से आघात क्यों करना चाहती हो? तनाव और कलह को क्यों निमंत्रण दे बैठी हो? रमेश को तुम इतने सालों में भी नहीं समझ सकी हो। शिखा इन बातों से और जल भुन गई। रमेश उसकी नजर में अभी भी अपराधी है। घर वह सोने और खाने को ही आता है। उसका घर से बस इतना ही नाता रह गया है। माँ द्वारा पिता की उपेक्षा होते देख बच्चे भी उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं। शिखा ने स्वयं ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आज न वह स्वयं खुश है, न उसका पति रमेश। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।